प्रधानमंत्री जी, मैं डॉक्टर अरुण मित्रा। सबसे पहले तो कल डॉक्टर दिवस पर जो आपने डॉक्टरों को संबोधन किया उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और आपके भाषण सुन के मुझे सुखद अनुभव हुआ कि आपने डॉक्टरों की भूरि भूरि प्रशंसा की। हालांकि 3 साल पहले इंग्लैंड में एक जगह पे आपने भारत के डॉक्टरों को बेईमान कहा था, पर समय बदलता है, व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं। वैसे एक बात मैं कहूँगा कि डॉक्टर जो हैं उनके लिए मेडिसिन कोई पेशा नहीं है, वो एक जुनून है। इसलिए जिस व्यक्ति को जुनून होता है उसे प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी आप जैसे देश के सर्वोच्च नागरिक के मुंह से डॉक्टरों की प्रशंसा सुन के अच्छा लगा। आपने एक बात जो थी जिसके लिए डॉक्टर बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि डॉक्टरों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसके बारे में सरकार ने क्या किया है, उस बात को आप बिल्कुल गोल कर गए। 2019 दिसंबर से डॉक्टरों के विरुद्ध हिंसा के बारे में एक बिल भारत सरकार के पास पड़ा है और आप देख लो 2021 का जुलाई भी निकलता जा रहा है, लेकिन उस बिल के बारे में कोई चर्चा आपने नहीं की। इसका थोड़ा सा हमें कष्ट हुआ। इसलिए अगर आप उस बिल की ठीक से व्याख्या करते विस्तार से और ज़रा आश्वासन दे देते और फिर उसको लागू कर देते तो फिर हमें अच्छा लगता। दूसरी बात आपने एक कही कि पिछले साल में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में 2014 से पहले कुछ भी नहीं हुआ। वैसे मैं एक बात कहूँगा कि शब्द आपने बड़े अच्छे चुने। 1947 में जब अंग्रेज यहाँ से गए थे, भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी थी। उस समय स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में चर्चा करना बहुत कठिन, एक चुनौती भरा कार्य था। फिर भी इस देश में सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बनाई गई। गांव-गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर और रूरल डिस्पेंसरीज खोली गई। शहरों में भी जो डिस्पेंसरीज खोली गई उससे लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं समकालीन समय के मुताबिक लोगों में पहुंची। और उसका जो परिणाम हम देख रहे हैं कि उस वक्त भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, मतलब कि जीने की आयु 37 साल थी, और अब 2014 आते आते भारत में जीने की आयु 68.29 वर्ष हो गई। इसका मतलब है स्वास्थ्य सेवाएं थीं, डॉक्टरों को बीमारी से रोका गया, डॉक्टरों के द्वारा लोगों को और अच्छी खुराक दी गई, तो ही ये हुआ। मैं नहीं कहता कि सब कुछ ठीक हो गया था, बहुत कुछ गड़बड़ था। स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत कमियां, अत्यधिक कमियां थी, पर यह कहना कि कुछ भी नहीं हुआ, मैं समझता हूं कि वो ठीक नहीं हुआ। अगली जो बात आपने कही वो ये है कि स्वास्थ्य के लिए जो बजट है वो पिछले वर्षों में कुछ भी नहीं दिया गया। वैसे एक बात है कि पिछले अनेकों दशकों से हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं पे 1.02% GDP का बजट रह रहा, और वो बजट आपके कार्यकाल में भी बढ़ा नहीं है, उतना को उतना ही है। और आपने ये कहा कि बजट जो श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस साल पेश किया उसमें स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बहुत बजट बढ़ाया गया। मेरे ख्याल ये बात आपको इसके बारे में सही जानकारी वित्त मंत्रालय के द्वारा नहीं दी गई, क्योंकि जो बजट है असल में उसमें केवल 10% वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि तो जो सूचकांक है ना प्राइस स्केल में जो इन्फ्लेशन होती है उसको कवर करने के लिए ही काफ़ी रहती है, उससे ज़्यादा तो कोई उसमें नहीं हो वृद्धि। वृद्धि जो दिखाई जा रही है उसमें एक तो है ये जो 65,000 करोड़ का बजट, वो 6 साल में खर्च करना है, वो वार्षिक बजट में आता ही नहीं। एक बजट और है वो जल सुविधाओं के लिए, वो बजट भी जो है वो तो कई मंत्रालयों के साथ मिलकर आता है, उसमें स्वास्थ्य जो वार्षिक बजट है उसमें वो नहीं आते, इसलिए वो बात भी ठीक नहीं होगी। और ये है कि उस बजट में केवल 10% वृद्धि हुई है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपकी सरकार का, ताकि जो प्राइस राइज हुआ है कम से कम
वो तो उसमें से ले लिया जाए। अब अगली बात जो आपने कही कि कोविड के संभालने में हमने बहुत कामयाबी हासिल की। ठीक है, कोविड एक नई बीमारी, उसमें कई कठिनाइयाँ आईं, उसको संभालने में कई दिक्कतें आई, और आपने क्या कि हमने जो पश्चिमी देशों से भी अच्छा परिणाम दिखाया। पर आपने अपने पड़ोसियों के बारे में तो जिक्र ही नहीं किया। हमारे पड़ोसी श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वो तो हमारे जैसे हैं ना भाई। मैंने तो एक जो डाटा देखा 17 मई को, जितने कोविड केसेस हमारे भारत में आए वो पाकिस्तान से 13 गुना ज़्यादा, बांग्लादेश से 44 गुना ज़्यादा, हाँ नेपाल से कुछ कम थे और श्रीलंका से भी ज़्यादा। मतलब कि अपने पड़ोसी देश जिनकी आर्थिक स्थिति हमसे बहुत कमज़ोर है, और आप कहते रहते हैं कि हम आर्थिक तौर पे विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, फिर भी हमारी जो केस ज़्यादा आए और उनको बड़ी लोगों को परेशानी हुई, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिले, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिली, उसके बारे में जो है नुकसान हुआ। अभी डॉक्टरों का काम तो तभी शुरू होगा ना, अगर ऑक्सीजन होगी डॉक्टर तो तभी ऑक्सीजन दे पाएगा, वेंटिलेटर होंगे तभी ऑक्सीजन का जो प्रयोग करके वेंटिलेटर के जरिए डॉक्टर प्रयोग कर सकेगा। अब डॉक्टर तो नहीं ना जा जाके धक्के खा सकते कि ऑक्सीजन ले आई जाए। ये तो एक सरकार को ये जो बाकायदा तौर पे बनाना पड़ता है ना, एक सुयोजना बनानी पड़ती है, उसमें कुछ कमियां रहीं। अगली जो बात आपने कही वैक्सीनेशन के बारे में, ये ठीक है, वैक्सीनेशन आपने 21 जून को योग दिवस पे बहुत एक उत्सव किया। वैसे मैं समझता हूँ उत्सव तो कोई भाई खुशी की बात होती है, उस दिन हम एक दूसरे से गले मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। वैक्सीनेशन तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम कोई गले तो नहीं मिलते, ये तो आपदा है, आपदा में हमें टीके लगवाने हैं। आपने उसको बहुत जो बड़े पैमाने पे बनाया और उस दिन 80 लाख टीके लगाए। पर उसके बाद क्या स्थिति है आओ देखते हैं। 21 जून को ये हुआ कि 80 लाख ये जो टीके लगे, 27 जून को लगे 17 लाख टीके, और 30 जून को लगे 30 लाख टीके, और फिर 1 जुलाई को जबकि डॉक्टर दिवस है फिर भी 80 लाख टीके नहीं लगे, 40 लाख टीके ही लगे। मुझे लगता है आपका जो नीचे का अमला फैला है वो आपको सही जानकारी नहीं देता। टीके लगाने चाहिए, अगर इसी दर से टीके लगे ना तो मेरे विचार से ऐसा लगता है कि अगले साल मार्च से पहले टीकाकरण नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा इसके बारे में ध्यान और दीजिए, ताकि जो है हमारे देश में जो स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी की जाएं। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, आपने इस देश को आगे लेके जाना है। स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं आपकी सरकार ने लगभग 1.5 साल पहले एक बिल लेके आए हैं कि जो सरकारी अस्पताल हैं ज़िला स्तर के, उन सब का निजीकरण कर दिया जाए। उसमें 50% केसों को तो मुफ्त इलाज मिलेगा, बाकी को पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे ही आपने वैक्सीनेशन में भी किया, क्योंकि वैक्सीनेशन वैसे सारी दुनिया में मुफ्त हुई है, हमारे देश में है कि 25% वैक्सीन जो है वो लोग पैसे दे के लगवा रहे हैं। और अब जो अगर आप जाओ ना वैक्सीनेशन की साइट पर, तो सिर्फ ज़्यादातर वही साइटें खुलती हैं जहाँ पर कि पैसे दे के टीके लग रहे हैं, दूसरी साइट तो खुल ही नहीं रही हैं, या लोग जाते हैं तो कहते हैं वैक्सीन खत्म हो गई। इसलिए थोड़ा इस प्रबंधन के बारे में सोचना पड़ेगा कि पेमेंट दे के लोगों को टीके ना लगे। वैसे एक बात कहूँ मैं कि पिछले सालों में 2014 से पहले से अगर आप जाएं ना, साल 1952 में एक सरकार एक स्कीम लेके आई थी ESI। उस वक्त जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके समय पे ये हुआ। और ESI में जो हमारे कामगार हैं, जो हमारे मुलाजिम लोग हैं, इन सबको मुफ्त इलाज है, चाहे वो OPD का इलाज है, चाहे वो उसको अस्पताल में दाखिल होने का इलाज है। उसके मुकाबले में जो आप आयुष्मान भारत की जो स्कीम लेके आए ना, उसमें अब क्या है कि OPD का तो इलाज है ही नहीं, और अगर आपने दाखिल होके भी इलाज लेना, उसमें रजिस्ट्रेशन करानी है, उसमें 9 शर्तें हैं। उसमें कुछ शर्तें ऐसे कि अगर आपका पक्का मकान है, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, अगर आपके घर में टेलीफोन है, तो आपको उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। तो अब आप ये बताइए कि कैसे लोग उस स्कीम का लाभ उठाएंगे। वैसे डॉक्टर दिवस से डॉक्टर BC राय, जो कि कांग्रेस के एक अग्रणी नेता थे, एक बहुत ही सुगढ़ डॉक्टर थे,
प्रशासनिक अधिकारी भी वो एक तौर से वो जो है वो बड़े अच्छे रहे, क्योंकि वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में उन्होंने सत्ता बहुत ढंग से चलाई। उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है और इस दिन को डॉक्टर तो मनाते ही रहेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप आने वाले समय में भी उसी ढंग से, जैसे कि योग दिवस के दिन आपने वैक्सीनेशन के बारे में जो चर्चा की ना, इसको फिर भी करते रहेंगे। वैसे एक बात कहूँगा कि जो योग है ना, योग एक वर्जिश है, कसरत है, और डॉक्टर तो शुरू से ही कसरत की सलाह देते हैं कि सुबह उठ के व्यायाम करो। ये तो हम शुरू से ही, हम तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब आप कहे हैं कि डॉक्टर इसके बारे में एविडेंस क्रिएट करें। अब मैं तो ये कहूँगा कि आपके जो है ना स्वास्थ्य मंत्री, वो तो बिना एविडेंस के, बिना प्रमाण के तैयार की गई दवाई कोरोनिल की व्याख्या करते हैं। और कुछ लोग ऐसे, आप बुरा मत मानिए, आपको लोग ब्रीफ नहीं करते हैं ठीक से, ऐसे हैं जो कि ये भी कहते रहे कि गौमूत्र पीजिए, गोबर लगाइए, और जो लोग यही कहते रहे वो ही बाद में टीकाकरण करा रहे हैं। रामदेव भी टीकाकरण के हक में बोलने लग गए हैं। अब बताइए, ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर जब आप मतलब डॉक्टरों से वार्तालाप करते हैं तो विज्ञान पे हमें बात करनी है, और हमें इस देश के डॉक्टरों को हिंसा से भी बचाना है, उनको शिक्षा स्तर को ऊंचा करना है, नौकरियों की जो उनके लिए हमें सुनिश्चितता करनी है। ठेके पे जो डॉक्टरों को 10,000 5-5 हज़ार में रखने से भाई कैसे डॉक्टर काम करेंगे, आप मुझे बताइए। सो मैं अंत में यही बात कहता हुआ आपसे विनती कर, आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने जब 3 साल पहले डॉक्टरों को बेईमान कहा, अब आपने विचार बदल के डॉक्टरों की भूरी भूरी प्रशंसा करते। वैसे तो आपने फूल भी बरसवाए थे डॉक्टरों पे, और लेकिन अब जो है डॉक्टरों की और भी ज़रूरतें हैं, उनकी भी पूर्ति के लिए आप डॉक्टरों के साथ मिलके चलेंगे, हमारी बात सुनेंगे। वैसे तो एक बात है कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन में आपने जो सबको मिला लिया ना, ये कुछ अच्छा नहीं किया। अगर ये भी ठीक से किया जाता तो जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की रिप्लेसमेंट बॉडी बनी है, वो उससे भी अच्छी एक बॉडी बनी। पर चलो, अब ये तो हो गया। जय हिंद, धन्यवाद।